माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यूट्यूब पर अभी सिविक्स का क्लास कर रहे थे, यानी कि पिछले 2 दिन से सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र चल रहा है और इसका पहला नंबर चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला नंबर चैप्टर यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को ना हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे थे। 2 क्लास अभी तक करवाए हैं और 2 क्लास में हमें तो 100% संतुष्टि मिला है आप लोगों को पढ़ा करके। और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आप लोग को भी मजा आ रहा है, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट हम देखते हैं ना, कमेंट देख करके मन खुश हो जाता है। तो आप लोगों का कमेंट देख करके इतना तो कंफर्म हो गया है कि नहीं, आप लोगों को भी राजनीति शास्त्र पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी पढ़ करके ना अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और इस चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले 2 क्लास में लगभग हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किए थे। क्या क्या क्लियर किए थे वो सब हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये तो प्यारे बच्चों पहला नंबर चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर से ना आपको यहां पर पढ़ाई होगा, टॉपर बैच में पढ़ाई होगा। तो इस टॉपर बैच को जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें। इस टॉपर बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उस एप्लीकेशन पर जाकर के लॉगिन करके इस बैच को परचेज करना होगा, यानी कि आप लोगों को टॉपर बैच में एडमिशन लेना होगा। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप लोग 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। 81 14 53 20 21 या 92 63 99 11 25, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप लोग हेल्प ले सकते हैं या डायरेक्ट प्यारे बच्चों एप्लीकेशन से ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। पूरे साल भर के लिए मात्र 999 रुपए का फी लगता है, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है जो आपकी मैट्रिक की तैयारी के लिए पर्याप्त है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले भी चुके होंगे, ठीक है। और लगभग प्यारे बच्चों हम सब चीज का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर का नोट्स अभी आप लोग को देना बाकी है। हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर 20 के दांत जो हम पढ़ाए हैं चैप्टर, उसका नोट्स आप लोग को देना बाकी है। और संस्कृत का नोट्स आप लोग को देना बाकी है, अलस कथा का। और कोशिश है कि आज वो नोट्स आप लोग को मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद इधर इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का तो पहला नंबर चैप्टर आज हम शुरू किए थे, इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर आज हम शुरू किए थे एप्लीकेशन में। और यूट्यूब पर प्यारे बच्चों सिविक्स का पहला नंबर चैप्टर अपना चल रहा है। तो चलिए भाई, आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और पिछले 2 क्लास में हम आपको क्या क्या बताए हैं, पिछले 2 क्लास में ना हम आपको जो कुछ भी बताए हैं उसे एक बार शॉर्टकट में समरी के रूप में हम आपको बता देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, पहले आप लोग क्लास को ना लाइक करिए, जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को आप लोग लाइक करिए तो, और शेयर भी कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में। जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार लाइक और शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं लेकिन अभी तक लाइक्स की संख्या नहीं बढ़ी है और नहीं प्यारे बच्चों ज्यादातर बच्चे अभी जुड़ पाए हैं। तो जल्दी से ना सारे बच्चे जुड़ जाइए, ओके। और साथ ही साथ आप लोग अपना अटेंडेंस भी पूरा करिए जल्दी से, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आप लोग का कमेंट थोड़ा हम देख लेते हैं क्या कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। और हाँ, कुछ बच्चों का ये शिकायत आ रहा था, कुछ बच्चे हमें व्हाट्सएप पर पर्सनली लिख रहे थे कि सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, लोगों को बस डिस्टर्ब करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। तो वैसे लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए आए तो सिर्फ पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स्ट्रा बातचीत मत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, आप लोग को भी ज्यादा समझ में आएगा और भी जितने सारे बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, आराम से पढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों आराम से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो उसके लिए हम है ना, लेकिन अगर आप लोग पढ़िएगा नहीं फिर एग्जाम के टाइम में बोलिएगा कि सर कैसे पढ़ाए, अभी तक कुछ हम सीखे नहीं, तो कैसे सीख पाइएगा बताइए। टीचर्स वही रहता है प्यारे बच्चों, और उसी टीचर्स से पढ़ करके कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं और कोई बच्चे फेल भी कर जाते हैं, ठीक है ना। टीचर्स जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को ना हम एकदम बराबर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को कम पढ़ा रहे हैं, सबको हम एकदम बराबर पढ़ा रहे हैं। और आप ही में से कोई बच्चे टॉप कर जाइएगा, ठीक है ना। आप ही में से कोई बच्चे टॉप 10 में आ जाइएगा, टॉप 50 में, टॉप 100 में आ जाइएगा। और आप ही में से कुछ बच्चे होंगे जो फेल भी कर जाइएगा, हो सकता है फर्स्ट डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन आ जाए, सेकंड डिवीजन आ जाए। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा फेल ना करे कम से कम।
कोई भी स्टूडेंट जो टारगेट बोर्ड से पढ़ा है वो कम से कम फेल ना करे, कम से कम इतना तो हम भगवान से जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग को कर्म तो करना होगा ना, कर्म करिएगा तभी ना फल मिलेगा, कर्म ही नहीं करिएगा तो फल कहां से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि हे पार्थ, तुम कर्म की चिंता करो, फल की चिंता न करो। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, कर्म ही नहीं करोगे तो सोचोगे कि फल मिल जाए तो कहां से, कहीं संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आप लोगों को ना जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर देना है और क्लास को शुरू करते हैं। पिछले 2 क्लास में प्यारे बच्चों, पिछला जो 2 क्लास हुआ अपना, 2 क्लास में हम आपको क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला दिन तो हम आपको पढ़ाए लोकतंत्र के बारे में, सबसे पहला दिन हम आपको पढ़ाए लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और हम आपको बताए कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे चलता है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा अभी तक कौन दिए हैं, ये हम आपको सबसे पहला क्लास में पढ़ाए थे। उसके अलावा पहले क्लास में ही हम आपको पढ़ाए थे सत्ता में साझेदारी। क्या पढ़ाए थे? सत्ता में साझेदारी पढ़ाए थे ना। सत्ता में साझेदारी भी हम आपको पहले क्लास में ही पढ़ाए थे, ठीक है। सत्ता में साझेदारी हम आपको पहले क्लास में ही पढ़ाए थे कि सत्ता में साझेदारी कितना जरूरी है। अगर सत्ता में साझेदारी ना हो तो कोई देश विकास नहीं कर सकता है। जैसे हम आपको बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल दे करके भी बताए थे। बस 2-4 मिनट ना हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, बाकी तो हम आगे आज पढ़ाएंगे ही। और आज जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर, पिछले 2 क्लास में हम जितना भी कंसेप्ट क्लियर किए हैं उसका आज क्वेश्चन आंसर जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आज हम ज्यादातर क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे। तो सत्ता में साझेदारी पढ़ा है। उसके अलावा जो दूसरा क्लास हमारा हुआ उसमें हम आपको बताए शासन का बंटवारा, ठीक है ना। शासन का बंटवारा, किस तरीके से शासन का बंटवारा किया जाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए तो, शासन का बंटवारा कितने तरीकों से किया जाता है? जल्दी से बताइए, शासन का बंटवारा कितने तरीकों से किया जाता है? 2 तरीकों से। हम आपको बताए थे ना कि शासन का बंटवारा 2 तरीकों से किया जाता है, एक होता है क्षैतिज और एक होता है स्तरीय। बताए थे, क्षैतिज और स्तरीय, ठीक है ना, क्षैतिज और स्तरीय। चलिए, ये तो बात सही है। ये बताइए आप हमें कि कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम किसका है? हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। कानून बनाने का ना काम किसका है, जल्दी से आप बता दीजिए। कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है? कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का है कि कार्यपालिका का है? कार्यपालिका का है या फिर न्यायपालिका का है? जल्दी से बताइए तो, कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? कानून कौन बनाता है? जल्दी से बताइए, कानून कौन बनाता है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? कानून बनाना काम है विधायिका का। उस कानून को पालन करवाना किसका काम है? वो जो कानून बना उस कानून को पालन करवाना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। और अगर उस कानून को कोई पालन न करे तो उसे दंडित करना किसका काम है? दंडित करना न्यायपालिका का काम है। बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। पिछले क्लास में हम आपको ये कॉन्सेप्ट बताए थे, क्षैतिज बंटवारा और स्तरीय बंटवारा। ये हम आपको पिछले क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। इधर बताए थे केंद्र सरकार सबसे ऊपर होता है, उसके बाद राज्य सरकार होता है और उसके बाद स्थानीय सरकार होता है। ये बात हम आपको बता दिए थे। अब ना हम इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अच्छा, लेकिन उसके पहले अगर हम आपसे पूछें कि हमारा देश जो भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है? बताइए तो। हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे जानते होंगे शायद, बताइए तो जल्दी से कमेंट करके। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। हम बोल रहे हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? आपको अगर एक सेंटेंस में बताना हो धर्मनिरपेक्षता का मतलब, तो आप क्या बताएंगे? जहां जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। वही ना, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, सभी धर्म के लोग पूरी आजादी के साथ रह सके। ज्योति बता रही है कि जहां सभी धर्म के लोग पूरी आजादी के साथ रह सके, सभी धर्म। सर बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, धर्म क्या निरपेक्षता, धर्म के निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश एक जन रूपे देश है क्योंकि इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं। बिल्कुल, सभी जाति के लोग नहीं, सभी धर्म के लोग रहते हैं।
ठीक है ना, सर्व सभी धर्म को एक समान समझा जाता है, नो भेदभाव। चलिए, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग कमेंट है। देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के धर्म होते हैं ना, सभी धर्म के लोग इस देश में एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्म के लोग हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं, और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है। जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है ना, हिंदू धर्म का हम प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे ही जो मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, जो सिख है वो सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है, जो ईसाई है वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। तो सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। जैसे हम हिंदू हैं तो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत बढ़िया है, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, हिंदू धर्म को मानना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब हम अपने हिंदू धर्म का बड़ाई करते हैं। वैसे ही मुस्लिम लोग अपने धर्म का बड़ाई करते हैं, यानी कि यहाँ सभी धर्मों को अपनी स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म का प्रचार करने का। तो उसी को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो ये सवाल प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप लोग को तो पहले से पता है, हमारे बताने से पहले आप लोग बता दिए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे होता है ना कि मतलब ये धर्म है, मुस्लिम कंट्री है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना, उसको जाना जाता है मुस्लिम कंट्री के नाम से। और वैसे मतलब एक देश अगर किसी खास धर्म को मानता है कि हमारा देश इस धर्म के लिए है तो उसे धर्मनिरपेक्षता नहीं कहेंगे। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। चूंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या बताएं, सभी लोग, यहाँ सभी धर्मों के लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। मैंने आपका पूरा नोट्स अपने हाथ से लिखा है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हाथ से नोट्स लिख रहे हैं तो उससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हाथ से नोट लिखना मतलब समझ लीजिए ना कि एक बार आप रिवाइज कर रहे हैं। और एक कहावत ऐसे चलता है ना कि रिवीजन में डिवीजन है, ठीक है ना, रिवीजन में डिवीजन है, मतलब जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही बढ़िया मार्क्स आपका आएगा। तो इसलिए ना हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप लोग समझ गए ना, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आप लोग समझ गए। अच्छा, अब एक चीज समझिए यहाँ पर, अब ना हम आपको एक चीज समझाते हैं, आप लोग जरा उस चीज को समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों हमारे बिहार राज्य की बात करते हैं, तो बिहार राज्य में ना एक नेता हुए करते थे लालू यादव, हुआ करते थे, क्योंकि अभी तो वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, अभी तो उनका तबीयत खराब है, अंतिम पायदान पर है। तो एक नेता थे लालू प्रसाद यादव, अपने जमाने के सुपरस्टार नेता, ठीक है ना, अपने जमाने के सुपरस्टार नेता लालू यादव। तो इनके बारे में शायद बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी बिहार का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि लालू यादव का नाम नहीं सुना हो, ठीक है ना, हर एक लोग इनको जानते हैं, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, ठीक है ना, लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी को क्या बना दी भाई। देखिए लालू यादव तो खुद मंत्री रहे, सीएम के पोस्ट पर रहे, ठीक है ना, और उसके बाद राबड़ी देवी को भी क्या बना दिए, सीएम बना दिए। अभी तक आप लोग जीके में याद करते होंगे कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि बिहार की पहली अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री, तो वो भी राबड़ी देवी, ठीक है ना, बिहार की पहली अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री तो वो भी राबड़ी देवी, ठीक है। तो ये राबड़ी देवी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना, तो राबड़ी देवी हो गए। अच्छा, अब लालू यादव और राबड़ी देवी की ना लगभग 10 संतान है, ठीक है ना, लगभग
10 संतान है जहां तक हमें जानकारी है, 9 या 10 है ऐसे, उनकी शायद 8 बेटियां हैं, ठीक है ना, इनकी 8 बेटियां हैं, ध्यान से देखिएगा, इनकी 8 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, ठीक है ना। ये हम क्यों बता रहे हैं ना, अभी हम आपको बताएंगे ये क्यों हम बता रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो इनकी 8 बेटियां जो है ना, इसमें से अधिकांश बेटियां क्या है भाई, राजनीति में है, राजनीति में है, ठीक है ना। 2 बेटे हैं, ये भी क्या है, राजनीति में है, ये भी क्या है, राजनीति में है। इसमें से तो एक अभी डिप्टी सीएम है, ठीक है ना, एक तो अभी क्या है, उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और एक बेटे जो है वो क्या है, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। हम प्यारे बच्चों आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य में क्या है, हमारे राज्य में क्या है, परिवारवाद है, मतलब एक ही परिवार के सब लोग घसीट पसीट के राजनीति में घुसे हुए हैं, ठीक है ना। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही परिवार के सभी लोग क्या कर रहे हैं, घसीट पसीट के राजनीति में घुसे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया लालू प्रसाद यादव की बात। अब हम बात कर लेते हैं और अलग हट करके, ठीक है ना। ये तो हो गया लालू प्रसाद यादव की बात जो कि बिहार में है। अगर प्यारे बच्चों हम अपने देश में बात करें, अगर हम अपने देश में बात करें तो आप लोग गांधी परिवार का नाम सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग गांधी परिवार का नाम सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अभी देख लीजिए राहुल गांधी, उनके पहले भी कोई और गांधी थे। आजादी, जिस समय आजादी नहीं मिला था ना, उस समय से कांग्रेस परिवार है और गांधी परिवार पूरा चलता आ रहा है। जैसे देख लीजिए ना, सोनिया गांधी, ठीक है ना, जिनको सब लोग जानते हैं, हम उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, राजीव गांधी, ठीक है ना, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, नहीं उसके बाद राजीव, इधर इंदिरा गांधी कर लीजिए, इधर ना इंदिरा गांधी कर लीजिए, ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इधर कर लीजिए सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, और उसके बाद इधर कर लीजिए राहुल गांधी। देख रहे हैं यहां पर प्यारे बच्चों, एक ही परिवार के सब लोग ना लगातार राजनीति में घुसते चले आ रहे हैं, एक ही परिवार के सभी लोग राजनीति में घुसते चले आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे बिहार में एक दो नेता नहीं है, ये तो बड़े बड़े नेता हैं जिनके बारे में हम आपको बताए और जिनके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। ऐसे ना मतलब पूरा बिहार भरा पड़ा है। जीताराम मांझी को देख लीजिए, वो राजनीति में, उनके बेटा राजनीति में, सब कोई राजनीति में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि परिवारवाद हमारे बिहार में भरा हुआ है। परिवारवाद क्या होता है, एक ही परिवार के सदस्यों को पार्टी में शामिल करना, उनको टिकट देना, इलेक्शन में लड़वाना और उनको जिताना। और जहां परिवारवाद होता है ना, वहां कभी भी, जहां परिवारवाद होता है वहां कभी भी विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां परिवार का लोभन है ना, परिवार का लोभ है कि हमारे परिवार का आदमी खड़ा हुआ है, एकदम लूट खसोट करके रख लो, यही होता है। तो परिवारवाद में कभी भी, देखिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमें बस टॉपिक समझाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो परिवारवाद में क्या होता है, विकास का कार्य बाधित होता है, एक ही परिवार के सभी लोगों को टिकट दिया जाता है, और ऐसा लगभग हर एक राज्य में है, ऐसा लगभग हर एक राज्य में है, ठीक है ना, कि अपने परिवार के लोगों को टिकट देना। तो देखिए अब की बार जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं प्यारे बच्चों परिवारवाद, जिसको वंशवाद भी बोला जाता है या भाई भतीजावाद भी बोला जाता है। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवारवाद क्या है, वंशवाद क्या है या भाई भतीजावाद क्या है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ, परिवारवाद जिसको वंशवाद भी बोला जाता है, भाई भतीजावाद, कि अगर हम हैं तो हमारा पूरा खानदान एकदम राजनीति में रहेगा, हम हैं तो हमारा पूरा वंश राजनीति में रहेगा, इसी को बोला जाता है क्या, परिवारवाद, वंशवाद, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे कि परिवारवाद एक मानसिकता होती है, परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अभी हम आपको क्या बताएं कि जहां परिवारवाद होता है वहां विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी लालू प्रसाद यादव, उनका जब समय खत्म हुआ तो उनके बेटे तेजस्वी यादव आ गए हैं, उनके बेटे तेज प्रताप यादव आ गए हैं, उनकी बेटियां सब राजनीति में हैं। तो बताइए क्या बिहार में टैलेंट का कमी है, क्या बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बताइए क्या बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग लालू प्रसाद यादव के बेटे ही हैं,
उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग और बिहार में नहीं है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग और नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, परिवारवाद घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? परिवारवाद घुसा हुआ है कि नहीं हम थे तो फिर हमारे बाद हमारे बेटा। जैसे पहले होता था ना राजा महाराजा वाला बात, कि राजा मर गया तो उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, वो मर गया तो उसका बेटा गद्दी पर बैठेगा, ये सब बात पहले होता था। और अभी भी वही चीज हो रहा है और उसको परिवारवाद कहते हैं। और ये राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब जहां विकास का काम होने देना चाहिए वहां नहीं होने दिया जाता है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। तो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी या रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है। चुनाव जब आता है ना तो दूसरा लोग के टिकट ना दे करके अपना सगे संबंधी को टिकट देगा। देखिएगा, हम तो ये आपको सीधे सीधे बेटा बेटी वाला बात बता दिए ना। अभी लालू प्रसाद यादव या किसी भी नेता का अगर बायोडाटा खंगाला जाए ना तो उनका चचेरा भाई, उनका फुफेरा भाई, उनका मौसेरा भाई, उनका ममेरा भाई, ठीक है ना, उनका मौसी का बेटा, उनका फुआ का बेटा, मतलब इतना ज्यादा रिलेशनशिप निकल जाएगा ना, और सब राजनीति में है। ठीक है, अक्सर सुनते होंगे रोड पर जा रहे हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कहेगा कि अरे हमारे चचा विधायक हैं, हमारे चचा एमपी हैं, अरे हमारा फुआ का बेटा तो नेता है। मतलब हमेशा सब जगह पर भाई भतीजावाद भरा हुआ है, परिवारवाद क्या है? भरा हुआ है। ठीक है ना, एक कहावत बड़ा जोर से प्रचलन में आया था कि चचा विधायक हैं हमारे। ठीक है ना, मतलब एकदम गर्मी रहता है वहां पर। तो वहां पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजनीति प्रभावित होता है। और चुनाव के समय क्या होता है कि राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगी संबंधी या रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। ठीक है ना, अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। समझ गया? समझ में आया ना? एक बच्चे पूछ रहे हैं विनोद कुमार के सर परिवारवाद अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी परिवारवाद अच्छा नहीं है। ठीक है ना, परिवारवाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? टैलेंट के अनुसार नेता चुनना चाहिए ना। किसी भी विभाग का अगर सबसे हेड आदमी अगर मंत्री होता है तो मंत्री में दम होना चाहिए ना, मंत्री में टैलेंट होना चाहिए ना। लेकिन अभी क्या है, अगर बिहार के मंत्रियों को, अगर बिहार में जितने भी नेताजी हैं ना, सबका अगर अगर यहाँ पर ये कर लिया जाए ना, परीक्षा लिया जाए, जैसे बिहार में है तो बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, झारखंड में तो झारखंड पीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा, यूपी में है तो यूपी पीएससी का परीक्षा, सिर्फ पीएससी का परीक्षा, जो पीसीएस का परीक्षा होता है ना, वो वाला परीक्षा बस क्वालिफाई करने के लिए बोल दिया जाए कि जो भी चुनाव लड़ेगा भाई बीपीएससी का परीक्षा देगा। अगर केंद्र में चुनाव लड़ना है तो यूपीएससी का परीक्षा देगा, तब जाकर के केंद्र में चुनाव लड़ सकता है। देखिएगा, सब नेताजी फेल कर जाएंगे, सब नेताजी फेल कर जाएंगे, एक को नेता पास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ है क्या, अनपढ़ ही क्या है ना रहे, अगर उसका बैकग्राउंड तगड़ा है, अगर उसके पास पावर है, अगर उसके पास पैसा है, उसको सबसे पहले टिकट मिल जाएगा। और क्रिमिनल है तब तो और जल्दी मिलेगा। ठीक है ना, अगर क्रिमिनल है तो और जल्दी मिलेगा। ठीक है ना, ये होता है प्यारे बच्चों राजनीति। ठीक है ना, तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। इसी को कहा जाता है परिवारवाद, वंशवाद और भाई भतीजावाद, और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। समझ में आ गया यहां तक? और यहां से संबंधित दो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। एक तो क्वेश्चन ये वाला हो गया कि परिवारवाद क्या है, वंशवाद क्या है, या भाई भतीजावाद क्या है। एक तो क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का पूछा जाता है। ये तो लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, बिहार के लोकतंत्र को परिवारवाद, जातिवाद किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। जातिवाद के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि जातिवाद तो एकदम भाई, नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार को हम परिवारवाद नहीं मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बेटा भी है जो बिजनेस में है, तो वो राजनीति में नहीं आया। ठीक है ना, और ना ही नीतीश कुमार उसको लाए, यानी कि नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं है। ठीक है ना, बाकी तो सब नेता अपने चक्कर में लगा हुआ है। अपने हमारे बेटवा के कैसे सेट कर दीजिए, हमारे बेटवा के मंत्री बना दीजिए। ठीक है ना, बताइए, हमारे बेटवा के मंत्री बना दीजिए, यही सब होता है। ठीक है, खैर छोड़िए किसका बेटा क्या है परिवारवाद, हमें सिर्फ परिवारवाद पढ़ाना है, ज्यादा राजनीति में नहीं जाना है। चलिए, तो परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। अब प्यारे बच्चों हम आपको ये चीज बताते हैं। ठीक है ना, कि परिवारवाद बिहार को कैसे बर्बाद किया है परिवारवाद। अभी हम आपको एग्जाम्पल देकर के बता ही दिए बिहार को किस प्रकार से बर्बाद किया गया है परिवारवाद। यहां पर आपका एग्जाम्पल पूरा पड़ा हुआ है कि बिहार को किस तरीके से बर्बाद किया गया है परिवारवाद के कारण। और जातिवाद तो बर्बाद कर ही रहा है।
ठीक है ना। जाति वाले लोगों को टिकट दिया जाता है, जहां पर जोन जाति ज्यादा है उस जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। और यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं कि जाति के अनुसार वोट देते हैं, जबकि बार बार उनको समझाया जाता है कि जाति के अनुसार वोट नहीं देना है। ठीक है ना। जात पात अब रहा कहाँ, बताइए ना। हम अपने जाति वाले को वोट देकर के जिता रहे हैं और वो आगे चल करके हमारा काम नहीं कर रहा है, तो फिर जातिवाद है ना, बताइए। फिर जात वाले लोगों को वोट देने का क्या फायदा। आप अपने एक मुखिया को जिताते हैं, आप अपने क्षेत्र में एक मुखिया को जिताते हैं, जिस दिन वोट पड़ेगा ना, मुखिया जी आएगा और 500 रुपया का नोट आपको थमा देगा, कहेगा कि वोटवा दे दीजिएगा। उस समय तो आपको लगा कि 500 रुपया मिल गया। जो पियाक आदमी है वो क्या करेगा, दारू पी लेगा, उसको दारू दे दिया जाता है कि लीजिए भाई दारू पीजिए और वोट दीजिएगा। उसको दारू पिया दिया गया, गया एकदम आराम से वोट दिया, हम तो मुखिया जी के वोट देंगे, ठीक है ना। और उसको बोल दिया जाता है कि शाम के भी दारू देंगे। तो दारू पीने वाला आदमी को ना, अगर दुनिया का कोई भी काम करवा लीजिए, बस उसको एक बोतल दारू गस दीजिए, वो कोई काम आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। वोट कौन ऐसा चीज है भाई, वोट तो तुरंत दे देगा वो, ठीक है ना। तो वोट जाकर के दे देता है। या फिर जो दारू नहीं पीता है उसको 500 रुपया 1000 रुपया थमा दिया जाता है, वो वोट दे देता है। तो अगर आप 1000 रुपया में 500 रुपया में वोट दे दिए, कल होकर के अगर मुखिया जी से कोई काम पड़ेगा तो मुखिया जी यही ना बोलेंगे कि तू फ्री के हमको वोट दिया था, 1000 रुपया लिया था तब वोट दिया था, हमारा काम हम फ्री के काहे करेंगे, इसमें इतना रुपया लगेगा। ठीक है ना। मतलब जिस व्यक्ति को हम जिताए, हम मुखिया बनाए, हमारे बदौलत वो मुखिया बना है, और आज वही व्यक्ति अपने पंचायत के लोगों का काम करने के लिए पैसा वसूल रहा है। ठीक है ना। आपके गांव में गली का काम बन रहा है, नली बन रहा है, उसमें देखिएगा 2 नंबर का सीमेंट लग रहा है, 2 नंबर का ईंटा लग रहा है। पैसा कौन बचा रहे हैं, मुखिया जी बचा रहे हैं। पैसा कौन बचा रहे हैं, मुखिया जी बचा रहे हैं। तो बताइए, इसलिए उनको वोट देकर के जिताए थे कि हमारे गांव में जब काम हो तो 2 नंबर वाला काम करवा दीजिएगा। अरे आपके गांव में काम हो रहा है, आपके दरवाजे पर काम हो रहा है, तो अगर बढ़िया काम होगा तो कल होकर के आपको बेनिफिट होगा ना। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, छोड़ो ना, हमारा पैसा लग रहा है, सरकार के पैसा है, फ्री का है, इतना तो हो गया कम से कम। लोग यही सोचते हैं, कम से कम इतना तो हुआ, इतना नहीं हो रहा था, कम से कम ये मुखिया जी इतना तो करवा दिए। लोगों का ये सोच गलत है। अरे भाई, जब सरकार दिया है 1 नंबर का काम करवाने के लिए, तो मुखिया जी कम से कम इतना तो करवा दिए। मुखिया जी अपने घर से करवा दिए हैं। मुखिया जी के बाबूजी का पैसा था, सरकार का पैसा था, और सरकार का पैसा सरकार के बाबूजी का नहीं है, वो आपका पैसा है, वो आपके टैक्स का पैसा है। समझ गए ना। तो आपके पैसा से आपके दरवाजे पर काम हो रहा है, बस सरकार के थ्रू हो रहा है, पैसा आप ही का है। तो फिर बढ़िया काम हम क्यों ना करवाएं, बताइए, बढ़िया से हम काम क्यों ना करवाएं। समझ गए ना। तो ये सब प्यारे बच्चों होता है परिवारवाद, जातिवाद, ये सब होता है जातिवाद के कारण। ठीक है ना। ये सब होता है जातिवाद के कारण। तो इसलिए आप लोग चूंकि भविष्य हैं, आप लोग चूंकि आप लोग को न 2 साल में 3 साल में वोट देने का अधिकार मिलेगा। आपको हम समझाते हैं इसलिए ताकि आप लोग सोच समझ करके अच्छे से वोट दें, ताकि आपका वोट व्यर्थ ना जाए, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का वैल्यू होता है। ठीक है ना। लोकतंत्र में वोट का वैल्यू होता है, एक एक वोट का कीमत होता है। ठीक है। ये बच्चा कौन है, एक बच्चे का नाम बहुत देर से कमेंट देख रहे हैं कि सर फास्ट पढ़ाइए। ये कौन बच्चा है जी। एक बच्चे ना बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि सर फास्ट पढ़ाइए। उनका कमेंट बीच बीच में आता है ना, तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है हमको। ये इसलिए गुस्सा चढ़ रहा है कि हम फास्ट पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने का जिम्मेदारी हमको है ना। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो आप अभी मत देखिए क्लास को ना। अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो अभी मत देखिए क्लास को ना, बाद में क्लास को देख लीजिएगा, दुगना स्पीड करके देख लीजिएगा, जितना फास्ट करके देखना है उतना फास्ट करके देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम तो जिस अंदाज में पढ़ाते हैं उसी अंदाज में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट इसी अंदाज के लिए पसंद करते हैं। बताइए बात सही है कि नहीं है। आप लोग हमें इसी अंदाज के लिए पसंद करते हैं। अगर हम फास्ट पढ़ाना शुरू कर दें, देखो भाई, परिवार के लोग अगर खड़ा होते हैं तो परिवारवाद कहलाता है, जातिवादी लोगों को वोट देना जातिवाद कहलाता है। हो गया परिवारवाद और जातिवाद खत्म। क्या ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और जिस अंदाज में पढ़ाते हैं हमारा अंदाज वही रहने दीजिए, क्योंकि अगर अंदाज बदले तो फिर आपका पढ़ाने का तरीका भी बदल जाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आराम आराम से समझिए। मजा तो आ रहा है, राजनीति शास्त्र है भाई, इसको ना पढ़ने में मजा आता है। तो आप लोग पढ़ने में मजा लाइएगा तब ना। मजा नहीं, इसमें मजा लेकर के नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। पढ़ाई में मजा आना चाहिए ना। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।
तो हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री, देखिएगा परिवारवाद के तहत क्या होता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, मतलब जिसका बाप मंत्री उसका बेटा भी मंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सिर्फ राजनीति में ही ऐसा नहीं है, सब क्षेत्र में ऐसा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है, ठीक है ना, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवगुण है। इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है तो अगली बार वह टिकट अपने परिवारों या रिश्तेदारों को देने का कार्य करता है। अच्छा, कुछ बच्चे को ना टिकट देने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये टिकट क्या होता है, टिकट देना मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए होता क्या है कि नीतीश कुमार का पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है, ठीक है ना, राजद लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। तो हम जेडीयू का एक एग्जांपल लेते हैं कि जेडीयू एक पार्टी है जिसका हेड लीडर कौन है, नीतीश कुमार, ठीक है, हेड लीडर कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार और बाकी सब जो ऊपरी लेवल के मंत्री है ना, वो सब मिल करके फैसला करते हैं कि किस क्षेत्र से कौन सा व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। जैसे आपके क्षेत्र में जो विधायक जी हैं वो क्या ऐसे ही खड़ा हो गए, नहीं, सब ना मिल करके जो ऊपर के नेता होते हैं वो सब मिल करके ना ये डिसाइड करते हैं कि इस क्षेत्र से किसको खड़ा किया जाए ताकि जनता उसको वोट दे, ठीक है ना। उस क्षेत्र पर किसका ज्यादा पकड़ है, जिसका ज्यादा पकड़ होता है वैसे लोगों को वहां से खड़ा करने के लिए उम्मीदवार चुना जाता है, और चुना जाता है तो पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है कि चलिए भाई हम आपको टिकट देते हैं, आप वहां से खड़ा होइए, और जिनको टिकट मिलेगा ना सिर्फ वहीं खड़ा हो सकते हैं, समझ गए ना, मौखिक रूप से नहीं होता है खड़ा हो जाइए, पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलता है कि आप खड़ा हो जाइए, उनके नाम से नामांकन होता है जिसको नॉमिनेशन बोलते हैं, उन्हीं के नाम से नामांकन होगा और वहीं वहां के उम्मीदवार होंगे, उसी को बोला जाता है कि इनको टिकट मिला, यानी कि इनको यहां खड़ा होने के लिए परमिशन मिला, लाइसेंस मिला, उनके नाम से नॉमिनेशन हुआ और अब लोग उनको वही से वोट देंगे, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है टिकट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, अगली बार वह टिकट अपने परिवारों या रिश्तेदारों को देने का कार्य करते हैं, यानी कि परिवारवाद में क्या होता है कि अपने परिवारों या रिश्तेदारों को ही टिकट देने का कार्य किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया, देखिए अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए थे ना, जैसे एग्जाम्पल भी दे देना है, इंदिरा गांधी की सरकार ने, हालांकि यहां पर परिवारवाद है, बिहार के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो बिहार के बारे में पूछा जा रहा है तो लालू प्रसाद यादव के बारे में अगर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर एग्जाम्पल होगा, ये तो देश का एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे के बारे में बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि लालू प्रसाद यादव ने अपना सत्ता अपनी पत्नी को सौंप दिया, पत्नी के बाद फिर अपना सत्ता अपने बेटे को सौंप दिया, अपनी बेटियों को सौंप दिया, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी की सरकार ने अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया, अतः परिवारवाद वो जातिवाद सत्ता प्राप्ति के लिए जी जान लगा देते हैं, ठीक है ना, परिवारवाद सत्ता प्राप्ति के लिए जी जान लगा देगा कि अगर हमारा समय खत्म हो गया तो अब हमारा बेटा का समय आ जाए, ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव क्या किए, वो जब बुढ़ा हो गए, वो जब अब चलने फिरने लायक समर्थ नहीं रहे तो अपना पूरा भार दे दिया अपने बेटा को, अब उनका बेटा संभाल रहा है, ठीक है ना, बेटा जब थक जाएंगे तो उनका बेटा संभालेगा, यही होता है परिवारवाद, ठीक है। इसे किसी भी देश गांव समाज के विकास से कोई मतलब नहीं होता है, आप समझ गए ना, परिवारवाद में क्या होता है, किसी भी देश गांव समाज के विकास से कोई मतलब नहीं है, पहले अपना परिवार देखेगा, उसके बाद आपका गांव देखेगा, उसके बाद आपका समाज देखेगा, उसके बाद विकास का कार्य करेगा, पहले अपने परिवार का विकास करता है, ठीक है ना, पहले अपना विकास का कार्य होता है, उसके बाद किसी का विकास होना चाहिए, ठीक है ना। परिवारवाद का ये सबसे बड़ा अवगुण है। जातिवाद सामाजिक समस्या के साथ साथ एक राजनीतिक समस्या बन चुका है, जिससे काफी ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, यानी कि जातिवाद भी अब एक राजनीतिक समस्या तो है ही, सामाजिक समस्या भी बन गया है, जिससे काफी ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर। आजकल सरकारें जातिवाद कर रही है, आप लोग देखते होंगे कि जब मुखिया का चुनाव होता है ना तो वहां पर सीट तय किया जाता है, ये जनरल सीट होगा, यहाँ SC ST सीट होगा, यानी यहाँ बैकवर्ड सीट होगा, मतलब वहां पर फॉरवर्ड खड़ा ही नहीं हो सकता है, जहां फॉरवर्ड सीट है वहां पर बैकवर्ड खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ना जाति के आधार पर तय कर दिया जाता है सीट को, तो सरकार ही जातिवाद कर रही है ना, तो जाहिर सी बात है जब देश का राजा ही जातिवाद करना शुरू कर दे तो प्रजा तो करेगा ही ना। तो यही होता है प्यारे बच्चों जातिवाद और परिवारवाद, समझ गए ना। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर लालू के बारे में लिखेंगे तो एग्जामिनर काट भी सकता है, एक को नंबर नहीं काटेगा और हो सकता है ज्यादा नंबर दे दे, क्योंकि परिवारवाद का एग्जाम्पल है ना। अब बताइए, अब इंदिरा गांधी के बारे में लिखिएगा, अगर कोई इंदिरा गांधी का समर्थक रहेगा टीचर तो नंबर काट लेगा, बताइए, इंदिरा गांधी का समर्थक रहेगा तो नंबर काट लेगा, नहीं काटेगा ना, क्योंकि एग्जाम्पल है।
परिवारवाद है, समझ गए ना, परिवारवाद है तो फिर नंबर क्यों कटेगा। जिसके बारे में आपको जानकारी है परिवारवाद के बारे में ना, आराम से लिखिए, कहीं आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, आराम से लिख सकते हैं आप। चलिए हो गया ना, सारे बच्चे समझ गए। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर राहुल गांधी के बाद कौन होगा, राहुल गांधी ने तो शादी नहीं किया। पता नहीं, देखिए प्रियंका गांधी का बेटा है ना, राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी का तो बेटा कोई ना कोई होगा, वो आएगा, ठीक है ना। तो यही सब होगा। नीतीश कुमार का जेडीयू है, अब नीतीश कुमार के बाद तो कोई रहा नहीं, तो नीतीश कुमार के बाद कौन आएगा, कोई ना कोई तो संभालेगा। नीतीश कुमार के परिवार का ना सही कोई और, है ना, जो पार्टी का बड़ा नेता हो वो संभालेगा, लेकिन कोई ना कोई तो संभालेगा ही। तो ये होता है परिवारवाद। तो एक बार ना सारे बच्चे बताइए, परिवारवाद जातिवाद समझ में आया कि नहीं आया। एक बार ना सारे बच्चे एकदम पूरे एकदम जोश जुनून के साथ बताइए कि हाँ सर परिवारवाद समझ में आ गया। सारे बच्चे जल्दी से एक बार बताइए तो कि परिवारवाद समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। परिवारवाद समझ में आ गया, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए। पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा, पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा ना, बताइए। चलिए सब लोगों को समझ में आ गया ना। चलिए यस सर, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है यस सर। सर टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल बता दीजिए। टाइम टेबल बाबू अपने अनुसार से तय करिए ना कि आप किस समय फ्री हैं, लेकिन इतना कंफर्म मानिए कम से कम आपको 7-8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा टॉपर बनने के लिए, ठीक है ना, 7-8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताइए तो जल्दी से, सब कुछ समझ में आ गया ना, जल्दी से बता दीजिए सब कुछ समझ में आ गया, फटाफट से बताइए। सर ऐप में वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐप में वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। एप्लीकेशन में वीडियो कितने लोगों को डाउनलोड नहीं हो रहा है, जल्दी से एक बार बताइए तो। या फिर पीडीएफ कितने बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है। सबका पीडीएफ और वीडियो डाउनलोड हो रहा है। वीडियो डाउनलोड करना, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पीडीएफ के बारे में बताइए, पीडीएफ कितने बच्चों का डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड नहीं हो रहा है, बताइएगा, उस अनुसार से ना हम उसको सही करवाएंगे। अगर डाउनलोड हो रहा है तो लिखिए कि हाँ सर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो लिखिए कि हाँ सर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिएगा, अगर अपडेट करने के बाद भी ना हो ना तब लिखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले ही लिख दीजिएगा कि नहीं हो रहा है सर, एप्लीकेशन अपडेट ही आपका ना रहे, ठीक है ना। देखिए हो रहा है, हो रहा है सर, अधिकांश बच्चों का हो रहा है भाई। सर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। पीडीएफ में किसी बच्चों का दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, पीडीएफ में बच्चों का दिक्कत हो रहा है। अच्छा ठीक है, आज हम इसको सही करवाते हैं, जब सही हो जाएगा ना तो हम ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज देंगे कि हाँ सही हो गया है। ओके, अगर सही हो जाएगा तो हम ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज देंगे कि सही हो गया है। सर्वर का थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर जैसे ही सही होगा प्यारे बच्चों हम जरूर नोटिफिकेशन भेज देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं। परिवारवाद जातिवाद के बारे में समझ गए, अब हम समझते हैं विविधता में एकता। विविधता में एकता मतलब हम आपको पहले क्लास में पढ़ाए थे, याद है। विविधता में एकता मतलब प्यारे बच्चों हम आपको पहली क्लास में पढ़ाए थे, और ये परीक्षा के लिए ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविधता में एकता। विविधता मतलब हम आपको क्या बताए थे कि हमारे यहाँ अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, मतलब हर एक तरह के लोग रहते हैं, और सब लोग अलग अलग जाति के हैं, धर्म के हैं, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है ना, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए हैं, काले गोरे के आधार पर बटे हुए हैं, जात पात के आधार पर बटे हुए हैं, अमीरी गरीबी के आधार पर बटे हुए हैं, और सब लोग जो ये बटे हुए हैं ना इसी को विविधता या विभिन्नता बोला जाता है, और ये लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, इसको एकता बोला जाता है। तो विविधता में एकता मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी ये सब लोग आपस में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं।
इसी को बोला जाता है विविधता में एकता, ठीक है ना। हमारे देश में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषाई लोग रहते हैं और उसके बाद भी मिलजुल करके रहते हैं, उसे ही बोला जाता है विविधता में एकता, ठीक है। तो बस इसी चीज को हम लोग लिख देंगे कि विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। आपको हम लोकतंत्र जिस समय पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे ना विभिन्नता के बारे में। तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुख्य रूप से यही सब है, जैन धर्म भी होते हैं। और इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। जितने भी धर्म के लोग हैं सबका धर्म अलग है, उनका भाषा भी कुछ कुछ अलग होता है, रीति रिवाज सबका रीति रिवाज अलग होता है। जैसे मुस्लिम का अगर शादी देखिएगा तो अलग रीति रिवाज से होता है, हिंदू धर्म का शादी ब्याह देखिएगा तो अलग रीति रिवाज से, सिख धर्म में चले जाइए तो अलग रीति रिवाज से। तो सबका रीति रिवाज अलग होता है, सबका रहन सहन अलग होता है। हिंदू धर्म का रहन सहन अलग होता है, मुस्लिम धर्म का रहन सहन अलग होता है, सिखों का रहन सहन अलग होता है, ठीक है ना। सबका सभ्यता संस्कृति अलग होती है, लेकिन निवास सब लोग भारत देश में ही करते हैं, मतलब एक ही देश में मिलजुल करके रहते हैं। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में या किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, भारत में जब किसी प्रकार का कोई आपदा आ गया, एकता अखंडता खतरे में पड़ गया, ठीक है ना, तब क्या होता है, सब लोग आपस में जात पात का भेदभाव मिटा करके समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। यानी भले ही लोग बटे हुए हैं, हिंदू के आधार पर बटे हुए हैं, मुस्लिम मुस्लिम के आधार पर बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में बटे हुए हैं, लेकिन जब भारत में कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, ठीक है ना, तो सब लोग एक हो जाते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर के मदद करते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, तो क्या वहां पर जाति धर्म देख करके मदद किया जा रहा होगा? कह रहे हिंदू कौन है उसको हम सिर्फ मदद करेंगे, मुस्लिम कौन है सिर्फ उसको मदद करेंगे। वहां पर जाति धर्म नहीं देखा जाता है, आपदा में जाति धर्म मजहब नहीं देखा जाता है, वहां पर सिर्फ देखा जाता है कि व्यक्ति है तो मदद करो, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है विविधता में एकता। तो हमारे देश में जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई आपदा आती है, आपदा आता है, तो उस समय क्या होता है, सब लोग जाति धर्म को भूल करके एकता के साथ एक दूसरे का मदद करते हैं, और इसी को तो बोला जाता है विविधता में एकता। बताइए समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो विविधता में एकता कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना? विविधता में एकता कहने का मतलब आप लोग समझ गए? विविधता में एकता कहने का मतलब कितने लोगों को समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया विविधता में एकता वाली बात कि चलो भाई विविधता में एकता अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन एक भेदभाव तो हमारे घर में भी होता है, और वो होता है लड़की और लड़के के आधार पर भेदभाव। होता है कि नहीं होता है? जो जन्म से ही शुरू हो जाता है। अगर घर में लड़का हुआ तो एकदम ढोल नगाड़ा खुशी खूब होता है। आजकल तो खैर इन सब चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लड़का हो या लड़की हो सब में लोग खुश होते हैं। और लड़की होती है तो और कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है, लड़के होते हैं तो कहा जाता है कि भाई लड़का हुआ है वो तो अलग खुशी है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों को भी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और घर में खुशियां मनाई जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, अगर अभी से कुछ समय पहले जाया जाए, या फिर कहीं कहीं पर जहां के लोग शिक्षित नहीं है वहां अभी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। अगर लड़का हुआ तो बहुत खुशी, मिठाई बट रहा है, लड़की हुई तो सब लोग गम में है कि अरे भाई लड़की हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? आप लोग क्या मानते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आप लोग को पता है? बताइए आप लोग ना, कोई एक दो कारण बता दीजिए, कोई एक दो कारण बताइए जिसके वजह से लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। जल्दी से बताइए तो। बताइए बताइए जल्दी से। एक लड़के पूछ रहे हैं कि भैया आपकी कोई सिस्टर या ब्रदर है कि नहीं? सहोदर। हाँ जी, ब्रदर तो है लेकिन सिस्टर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई बात यह है कि इसलिए ना हम आप सभी लोगों को अपना भाई और बहन भी मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी अपनी सहोदर, सहोदर मतलब होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाला, ठीक है ना। जो माँ के एक ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो उसको सहोदर बोलते हैं। तो हमारी सहोदर बहन तो नहीं है, लेकिन हाँ हजारों बहना है, हजारों सिस्टर है हमारी, अभी चैनल पर पढ़ती है, हमको भैया बुलाती है, बहुत अच्छा लगता है उस समय, ठीक है ना। तो ये चीज हमें कभी खला नहीं, बस एक दिन खलता है सिस्टर का कमी ना, बस एक दिन खलता है पूरे साल में, रक्षाबंधन वाले दिन, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन वाले दिन ना बहुत ज्यादा कमी खलता है सिस्टर ना होने का।
खैर कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो आप लोग के बीच रहेंगे, पूरा हाथ भर जाएगा हमारा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आप लोग जल्दी से बताइए, दहेज प्रथा आप लोग बता रहे हैं कि सर सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। ये बात बिल्कुल सही है कि दहेज प्रथा के कारण ही ना सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़के में। ठीक है, दहेज प्रथा के कारण ही सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़के में। दूसरा कारण यह है कि लड़कियों को समझा जाता है कि हमारे घर की है ही नहीं, ये तो 15 साल 20 साल हमारे घर में रहेगी, फिर ये पराया धन है। लड़कियों को ना पराया धन समझा जाता है, ठीक है ना, लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। और दूसरी बात दहेज प्रथा, ये दो कारण के चलते ना हमारे घर में, हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है लड़की और लड़का में, जिसको लैंगिक विभेद बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक विभेद। तो हम अपने देश में तो विविधता में एकता की बात करते हैं, हम अपने देश में तो विविधता में एकता की बात करते हैं कि भाई विविधता में एकता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना, एक लड़की लिख रही है कि यस सर, लड़की शादी करके दूसरे घर में चली जाती है वो पराया होती है, और शायद पराया होती है ना, इसलिए लोगों के मन में, माता पिता के मन में बैठ जाता है कि इसको पढ़ाने से क्या फायदा, ये तो मतलब हमारे घर में रहेगी नहीं, ये तो पराई धन हो जाएगी, कहीं और चली जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए भी लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये सब प्यारे बच्चों दिक्कत होता है। तो हम लोग अपने देश में तो विविधता में एकता की बात करते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन अपने घर में ही हम लोग भेदभाव करते हैं, लैंगिक विभेद करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। ठीक है ना, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। बहुत तरीके से विभेद किया जाता है, भेदभाव बहुत तरीके से किया जाता है। खान पान के आधार पर लड़कों को अच्छा अच्छा खाना पिलाना, जो अशिक्षित समाज है ना, जो अशिक्षित माता पिता है ना, वो लोग क्या करते हैं, लड़कों को खूब अच्छा अच्छा खिला रहे हैं कि लड़का है भाई बाहर में कमाएगा, इसको ताकत बढ़ना चाहिए। लड़की क्या करेगी, घर में रहेगी, तो उसको ज्यादा अच्छा खिलाने से क्या फायदा। पहले ऐसा सोच था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो सब लोग मतलब अपनी सिस्टर को भी बहुत प्यार करते हैं, माता पिता अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं है, जो शिक्षित समाज है ना, जो शिक्षित परिवार है, वो ऐसा नहीं करता, वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता है। जितना प्यार अपने बेटे को करता है उतना ही प्यार अपने बेटियों को भी करता है, और करना भी चाहिए। ठीक है ना, करना भी चाहिए, और ये अच्छा भी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये अच्छा भी होता है। तो लैंगिक विभेद के बारे में अगर बात किया जाए तो ये खान पान के आधार पर होता है, पहनावा के भी आधार पर होता है। लड़कों को अच्छा अच्छा पहनना है, मम्मी को बोला मम्मी जींस लेना है, तुरंत मिल गया। लड़की बोलेगी मम्मी ये चीज लेना है, अरे कुछ दिन तो पहले ली थी, तुम्हारे घर में कपड़ा नहीं है, ये है वो है। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो लड़कियों का कपड़ा ज्यादा होता है घर में। ठीक है ना, लड़कियों का कपड़ा ज्यादा होता है, और लड़कियों का नखरा भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, लड़कियों का एक मतलब 1 दर्जन कपड़ा घर में पड़ा हुआ है, अगर कोई पर्व आ गया, कपड़ा तो पहनने के लिए है ही नहीं। ठीक है ना, लड़कियों का एक नखरा ना सबसे बड़का होता है कि जैसे होली आया, ठीक है ना, मार्च में होली आया, जैसे मान लीजिए कि मार्च में बोलेगी कपड़ा चाहिए भाई, कपड़ा उसको नया मिल गया। फिर जब कोई अप्रैल में कोई पर्व आएगा ना, तो अप्रैल में बोलेगी कपड़ा चाहिए हमको, तो कोई कपड़ा है ही नहीं। मतलब हर एक महीने अगर पर्व आ जाए ना, तो लड़कियां यही बोलती हैं कि पहनने के लिए तो कोई कपड़ा है ही नहीं, वो तो पुराना हो गया ना, वो तो 1 महीना पहले लिए थे, मतलब 1 महीना पहले लिए थे ना, तो पुराना हो गया। 1 महीना पहले लिए थे तो वो पुराना हो गया। ये होता है। ठीक है ना, ये होता है प्यारे बच्चों। हम लोग जब बचपन में थे ना, हम लोग जब बचपन में थे, तो मम्मी क्या करती थी ना कि भैया वाला जो कपड़ा होता था वो थोड़ा बड़ा, मतलब हम लोग सबका जब नया कपड़ा सिलवाते थे ना, तो वो थोड़ा बड़ा करके सिलवाते थे, ताकि लंबाई बढ़ेगा ना तो ये मेंटेनेंस में रहेगा। तो छोटा में क्या होता है ना कि कपड़ा को थोड़ा सा बड़ा करके सिलाया जाता है, नीचे से ना पायजामे को 3-4 बार, जो नीचे पैंट होता है ना, उसको 3-4 बार मोड़ करके मम्मी पहनाती थी, मतलब एकदम झोला टाइप का, समझ गए ना, एकदम उसको मोड़ देती थी और तब पहनाती थी कि बड़ा होगा ना, अभी तो शरीर इसका बढ़ेगा तो ये होगा। और उतना ही नहीं, भैया को दिया, ठीक है ना, भैया को कोई कपड़ा आया, अगर वो कपड़ा भैया को छोटा हो गया, ठीक है, जैसे भैया मान लीजिए कि साल भर वो पहन लिया, साल भर पहनने के बाद वो छोटा हो गया, तब उसको हम पहनते थे। समझ गए ना, तो ऐसा भी होता था। ठीक है ना, कि अगर भैया को छोटा हुआ तब उसको हम पहन रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत जगह पर ऐसा होता है, सिर्फ हमारे घर में नहीं होता था, सब जगह पर ऐसा होता है कि बड़े भाई को अगर छोटा हो गया तो उस कपड़ा छोटा भाई को पहना दो। ठीक है ना, तो ये सब जगह पर होता है। लेकिन लड़कियां खास करके कपड़े के मायने में, लड़कियों को ना 2 वक्त का खाना मत दो, लेकिन उसको कपड़ा चाहिए। ठीक है ना, लड़कियों को 2 वक्त का खाना नहीं चाहिए, लेकिन कपड़ा चाहिए। ठीक है ना, देखिए एक, एक, एक
एक चुटकुला याद आ गया कि एक पियाक आदमी था, ठीक है ना। एक पियाक आदमी था जो मतलब बहुत ज्यादा पी लिया, बहुत ज्यादा दारू पीता था, और भगवान एक बार प्रसन्न हो गए। भगवान आए और बोले कि मांगो भाई, क्या वरदान मांगते हो, ठीक है ना। और इतना ज्यादा वो दारू पी लिया था ना, इतना ज्यादा वो दारू पीता था कि उसका लीवर खराब हो गया था। लीवर भगवान एक ही देता है, किडनी दो देता है। किडनी अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा से काम चल जाता है। किडनी अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा से काम चल जाता है, लेकिन लीवर एक ही होता है। तो जब वो पियाक भगवान को पूजा किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान आए, बोले भाई मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो वो आदमी कहता है कि प्रभु देखिए, अगली जन्म में ना किडनी एक कम दीजिए चलेगा, अगली जन्म में किडनी एक कम दीजिए चलेगा, लेकिन लीवर दो मांगता है, ठीक है ना। वो पियाक भगवान से मांगा कि अगली जन्म में ना किडनी एक कम दीजिए चलेगा, लेकिन लीवर दो मांगता है, क्योंकि लीवर ये दारू पीते पीते ना खराब हो जाता है बड़ा जल्दी, ठीक है ना। मतलब पियाक को ना सिर्फ यही बुझाता है कि लीवर भाई बढ़िया रहे, दारू पीते रहे, अपना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही लड़कियां हैं, उनको 2 वक्त का खाना मत दो, लेकिन कपड़ा बस दे दो, वो खुश रहेंगी, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब लड़कियां खैर हम पर गुस्सा ना करे भाई, ये जो बात सच्चाई है हम बता रहे हैं, ये जो बात सच्चाई है हम बता रहे हैं, ठीक है ना। और कम से कम ये बता देते हैं ताकि लड़के भी समझ जाएं कि हाँ भाई लड़कियों को कपड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। लड़का के बारे में क्या बताएं भाई, लड़का के बारे में तो हम अपने ऊपर एग्जाम्पल देकर के बता ही ना रहे हैं कि भैया को छोटा होता था तो कपड़ा हमको मिलता था पहनने के लिए, ठीक है ना। अब हमारे पहनते पहनते फिर वो पहनने लायक बचता नहीं था, हम उसको पहनते पहनते ना पहनने लायक उसको रहने नहीं देते थे, ठीक है। तो ये होता था, बाकी क्या बताया जाए, ठीक है ना। हमेशा बड़ा करके कपड़ा सिलाया जाता था, उसको नीचे से 3-4 बार फोल्ड करो तब जा करके पहनो, नहीं तो वो जमीन में एकदम झाड़ू मराते जा रहा है, घसीटते जा रहा है, ये सब होता था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए भाई। तो लैंगिक विभेद के बारे में हम आपको बता रहे थे ना, लैंगिक विभेद यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव। तो लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाता है। और लिंग का अर्थ लड़का और लड़की से है, ठीक है ना। मतलब लड़का और लड़की के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लैंगिक विभेद कहते हैं। और आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है ना। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। जैसे खान पान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, शिक्षा संस्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है, शिक्षा में तो खास करके भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को ना मैट्रिक पढ़ाया, लड़कियों को माँ बाप क्या करते हैं, मैट्रिक पढ़ाए, इंटर पढ़ाए, और इंटर के बाद से ना लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं इसको शादी करा दो, ठीक है ना। बहुत अगर हाईएस्ट गया तो ग्रेजुएशन, ठीक है ना। वैसे ही अपवाद में कुछ माता पिता होते हैं, जैसे आज सुन रहे हैं कि लड़कियां यूपीएससी कर रही है, जॉब कर रही है, ये एक सरकारी नौकरी निकाल रही है, तो उनके माता पिता शिक्षित होते हैं और वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो अशिक्षित माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर जैसे ही लड़की की शादी का दबाव शुरू, बहुत तो ग्रेजुएशन की शादी का दबाव शुरू, अब शादी कर देते हैं, लड़की बड़ी हो गई है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब हर एक तरह का दबाव बनना शुरू हो जाता है। और ये दबाव तब जाकर के ज्यादा बढ़ जाता है, ये दबाव तब ज्यादा बढ़ जाता है जब अगल बगल वाले कहीं किसी गांव में घटना घट जाए कि लड़की तो भाग गई किसी लड़के के साथ। ऐसा हमेशा सुनने के लिए मिलता होगा, हर एक समाज में होता है कि लड़की भाग गई किसी लड़के के साथ। तब माता पिता ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिनके घर में जवान लड़कियां होती हैं उनके माता पिता को पता चलता है कि कितना दुख में रहते हैं, ठीक है ना। हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं हमारी बेटी भी कुछ गलत न कर ले, और इसलिए भी कहीं ना कहीं वो अपनी बेटियों को शादी का दबाव बनाते हैं और जल्दी शादी कर देते हैं, ताकि कहीं हमारा सर न झुक जाए, हमारा बेइज्जती ना हो जाए, लोगों के सामने हम अपना चेहरा दिखाने लायक ना बचे। तो ये सब के कारण भी ना लोग अपनी बेटियों को जल्दी शादी कर देते हैं, ये जो बात सच्चाई है। अगर एक घटना ऐसा घटता है ना तो हजारों माता पिता सतर्क हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी जल्दी शादी कर दिया जाता है आजकल। तो और खास करके शिक्षा संस्थान के मामले में लड़कों को भाई जहां तक पढ़ने का इच्छा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियां जैसे ही इंटर पास करती, ग्रेजुएशन पास की, तुरंत भाई शादी कर लो, ठीक है, पढ़ना है शादी के बाद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले शादी कर लो,
ठीक है ना। बहुत सारे माता पिता का ये कहना होता है कि ठीक है पढ़ना है ना तो शादी कर लो, ससुराल जाकर के पढ़ते रहना, लेकिन अभी शादी कर लो, मतलब शादी का दबाव बनाया जाता है। तो शिक्षा संस्थान के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, पालन पोषण के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वस्त्र पहनावा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जो कि लोकतंत्र का क्या है, सबसे बड़ा अवगुण है। लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार है ना, तो ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र का अवगुण है। ठीक है ना। बताइए। हाँ, तो समझ में आया? जो बता रहे हैं उन सब बातों से सहमत है ना, फैक्ट बात बता रहे हैं। बताइए, हम जो बात बोल रहे हैं थोड़ा सा भी कहीं से गलत है? जो आजकल समाज में हो रहा है, जो आजकल समाज में हो रहा है ना, यही सब होता है प्यारे बच्चों, और उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके माता पिता का सर नीचा हो, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, 2 महीने के प्यार के चक्कर में ना जिंदगी भर के अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। ठीक है ना। 2 महीना में किसी लड़के से प्यार हो गया या फिर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया, माता पिता को छोड़ देते हैं, वहां से भाग गए। ठीक है ना। मतलब माता पिता तुम्हें जन्म से पाल पोस करके बड़ा किए, ठीक है, माता पिता तुमको वो सब कुछ किए जो तुमको चाहिए था। ठीक है ना। आज अगर तुम जिंदा हो तो अपने माता पिता के बदौलत हो, आज अगर ये तुम्हारा शरीर है तो अपने माता पिता के बदौलत है। और 2 महीने के किसी के चक्कर में, 2 महीने के दिखावे के चक्कर में, सचमुच में वो प्यार था कि नहीं था, दिखावा ही था, उसके चक्कर में तुम अपने माता पिता को छोड़ देते हो। और तुम्हें पता भी है कि माता पिता को न जाने समाज में कितना ताड़ना सुनना पड़ता है, उसके लिए कितना बेइज्जती सहना पड़ता है माता पिता को। अगर किन्हीं का बेटी अगर घर से भाग जाती है ना, निकल जाती है, तब उनको पता चलता है कि हमारा क्या दुख है। अपने घर से निकलने लायक नहीं रह, वो नहीं बच जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा चेहरा कोई ना देखे। ठीक है ना। नहीं तो चेहरा देखेगा, सवाल करेगा, सवाल करेगा तो हम उसको क्या जवाब दे पाएंगे, यही होता है। समझ गए? तो इसलिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा। माता पिता सर्वोपरि हैं, माता पिता आप लोग के बारे में चिंता करते हैं, और एक सही उम्र आने पर माता पिता खुद तुम लोग के बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो कभी ऐसा काम मत करना जिससे कि माता पिता का सर समाज में नीचा हो जाए। ठीक है ना। कभी ऐसा काम मत करना कि जिससे कि माता पिता का सर समाज में नीचा हो जाए, परिवार का समाज में सर नीचा हो जाए, नहीं तो जिंदगी भर का माता पिता का इज्जत कमाया हुआ 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस बड़े भाई का बात जरूर मानना। ठीक है ना। और यही सच्चाई है प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे ना तो यही बात बताएंगे। ओके, चलिए। तो ये होता है भेदभाव लड़का और लड़की के आधार पर। ठीक है ना। लैंगिक विभेद असमानता, ये बात आप लोग समझ गए ना, यहां तक आप लोग समझ गए? अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बताइए। यहां तक तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो ढेर सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तो क्वेश्चन ढेर सारा बचा हुआ है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है बताने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि आज यहीं तक छोड़ दिया जाए, क्या हमें लगता है कि आज यहीं तक रहने दिया जाए? ठीक है ना। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए। बताइए। सारा जो भी क्वेश्चन बता, आज क्या क्या क्वेश्चन बताए हम, आज हम क्या क्या क्वेश्चन बताए? सबसे पहला तो हम आपको बता दिए धर्मनिरपेक्षता मतलब, सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता क्या है ये बता दिए, परिवारवाद वंशवाद क्या है ये बता दिए, परिवारवाद जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ये बता दिए, विविधता में एकता क्या है ये बता दिए, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है ये बता दिए। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं ना, क्वेश्चन बैंक उलट कर, क्वेश्चन बैंक एक बार उलट करके देख लेना, ये सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है ना। एक बार ना क्वेश्चन बैंक उलट करके देख लेना, क्वेश्चन बैंक ना, आप क्वेश्चन बैंक में सब क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग, समझ गए ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया होगा तो, समझ में अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समझ गए ना, ये चैप्टर बड़ा है। हम आपको शुरुआत में ही बोले थे ना कि पहला नंबर चैप्टर दूसरा नंबर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लगभग इस चैप्टर को खत्म होने में ना मिनिमम 6 क्लास मैक्सिमम 7 क्लास लग सकता है।
मतलब 6 से 7 3 क्लास हो गया है ना, 3 क्लास और लगेगा या मैक्सिमम 4 क्लास और लगेगा और तब जाकर के आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए समझ में आ गया। सुबह में कितना बजे से क्लास होता है सर? सुबह में 9 बजे से क्लास होता है एप्लीकेशन पर। सुबह में 9 बजे से क्लास होता है एप्लीकेशन पर। ओके, चलिए। पढ़ने में मजा आया? आज का क्लास करने में मजा आया? डेली आप लोग को मजा आ रहा होगा ना? पढ़ने में तो खूब मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा बताइए, एक बात हम आपसे पूछते हैं, हम जब भी क्लास लेते हैं तो उसमें 5-10 मिनट कुछ ऐसा बात बताते हैं जो कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उसका यूज है। ये सब बात आपको अच्छा लगता है कि आपको ये लगता है कि सर ये सब बताइए ही मत, सिर्फ किताब वाला चीज बताइए? बताइए, सिर्फ किताब वाला चीज बताएं या फिर ये सब भी साथ में बताएं? अगर ये सब भी चाहिए तो लिख दीजिए सर दोनों चीज बताइए, जैसे पढ़ा रहे हैं सर वैसे पढ़ाइए। आप लोग कमेंट करिए। अगर सिर्फ बुक वाला चाहिए तो लिखिए कि हाँ सर सिर्फ बुक वाला हमें चाहिए। क्या आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा, आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिलता होगा, तो जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें ये सब कुछ चाहिए। अगर प्यारे बच्चों सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है, आपको लगता है कि ये सब बकवास है, तो फिर लिखिए कि हाँ सर ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हमें चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई भी एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसको ये सब अच्छा नहीं लगता होगा। सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबको ये सब कुछ जानना है, सबको ये सब कुछ से जिंदगी में फेस करना है, सब कुछ प्यारे बच्चों जिंदगी में इस सब का यूज है, तो सबको अच्छा लगता होगा। ठीक है ना, चलिए। तो वाह क्या बात है, सारे बच्चों का उम्मीद के अनुसार जवाब आया कि नहीं सर ये अच्छा लगता है, बताते रहिए। बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट का इंतजार रहता है और डेली आपका कमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई जल्दी से ना इस टॉपर बैच को ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि नोट्स यहीं पर मिलेगा, स्टडी मटेरियल यहीं पर मिलेगा, टॉपर का नोट्स यहीं पर मिलेगा, दूसरा नंबर चैप्टर से पढ़ाई भी, लाइव क्लास भी यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ना इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एडमिशन ले लीजिएगा जो बच्चे नहीं लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।